तो इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। होपफुली पार्ट वन आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हुआ होगा। कुछ डिटेल मेरे बारे में, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूसेस द वोटिंग एज फ्रॉम 21st ईयर से 18 साल, 21 साल से 18 साल कर दिया। कौन सा पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो करेक्ट जवाब है 61st अमेंडमेंट ऑफ 1988, जो कि राजीव गांधी के टाइम पे आया था। तो इसने रिड्यूस कर दिया एज फॉर वोटिंग फ्रॉम 21 ईयर टू 18 साल। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और चीजें रिवाइज कर लेते हैं। 63rd का हम बात कर लेते हैं। पंजाब वाज ब्रॉट एट पार विद द अदर स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन। 62nd अमेंडमेंट में क्या था? एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एससीज एंड एसटीज एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर एंग्लो इंडियन इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 10 ईयर का 2000 में। और 60th अमेंडमेंट की बात किया जाए तो इंक्रीज द सेलिंग ऑफ टैक्सेस ऑन द प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 250 रुपीज से 2500 पर एनम। ये था सारा कुछ डिफरेंट अमेंडमेंट जो उसमें दिया था ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन का फंक्शन नहीं है। चार ऑप्शन है। पहला, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल, बिल्कुल ये है उसका फंक्शन। अगला, कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, ए भी है। टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ए भी है। टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लेजिस्लेचर में इलेक्शन होते हैं उसका प्रोविजन कौन बनाता है? वहीं का लेजिस्लेशन पार्लियामेंट बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी नहीं है। बाकी तीनों के तीनों फंक्शन है, हमसे नहीं पूछा था इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, देखो, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन फ्री एंड फेयर मैनर में अपना इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए फ्री है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट? देखो, 10th शेड्यूल का जो नहीं 10th शेड्यूल में जो डिफेक्शन है ना, डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, उसमें तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो होते हैं मेन पर्सन डिसाइड करने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन जेनरिक टर्म में बात किया जाए तो प्रेसिडेंट साहब इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन इज ऑथराइज्ड टू डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है एज पर आर्टिकल 103 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, चलो। अच्छा, ये क्या है? बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट है। क्या? एडवाइस टेंडर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन इन दिस रिगार्ड, बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये आपको ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्ट स्टेबलाइज पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम की बात हो रही है। तो ये करेक्ट जवाब है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 का जो था उसने फर्स्ट टाइम स्टेब्लिश किया था पब्लिक सर्विस कमीशन। ध्यान में रहेगा आपको। अच्छा, उसने स्टेब्लिश तो किया था। पहला सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेटअप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। नेक्स्ट है कि हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स? पब्लिक पर्स के गार्जियन कौन कहे जाते हैं? तो वो है कैग साहब, कंट्रोलर जनरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को पब्लिक पर्स का क्या गार्जियन कहा जाता है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, ही इंश्योर्ड दैट ऑल एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज डन एज पर लॉ एंड दैट द एग्जीक्यूटिव, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अकाउंटेबल है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में थ्रू देम टू द पीपल इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अगर हम बात करें सेंटर में, है ना, तो पार्लियामेंट को क्या है, जवाबदेही है उनकी। सेम मैनर में स्टेट लेजिस्लेचर में भी उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो जवाबदेही है रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रिसेशन है कि पावर फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन अ फ्री एंड फेयर मैनर हैव बीन गिवन टू इंडिपेंडेंट बॉडी, जो कि है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही जवाब। पावर ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज विथ एग्जीक्यूटिव। अब ये देखो, यहाँ पे क्या है, इलेक्शन कमिश्नर है तो ये एग्जीक्यूटिव के पास है। बिल्कुल सही जवाब है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। लेकिन वहीं पे अगर चीफ इलेक्शन कमीशन बोलता तो वो प्रेसिडेंट की पावर नहीं है, उसमें पार्लियामेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर है तो बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है उनको रिमूव करने का। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, बट करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? बिल्कुल उनके पास पावर है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड इन पब्लिक अकाउंट। ठीक है, अभी इस पे थोड़ा सा होल्ड रखो क्योंकि बाकी ऑप्शन भी देखते हैं।
टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। टू कंट्रोल द रिसीट्स एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर दैट द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉज इन द एक्सचेकर, नहीं ये कैग का काम नहीं है, ठीक है। ये कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। डी जो है गलत है कि ये जो पर्टिकुलर ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं किया जाता बाई कैग। तो देखो कैग का जो है ड्यूटीज मेनली डिराइव्ड इन फ्रॉम आर्टिकल 149 टू 151 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और कैग का ड्यूटी पावर ये सारा कुछ एक एक्ट से भी आया था जो 1971 में आया था। पावर टू कंट्रोल द रिसीट्स एंड इशू of public money and to ensure that the public revenue is lodged in the exchequer is not a duty performed by CAG. This power belongs to the executive branch of the government under Article 266 से 268A of the Constitution. Next है question. Accounts of the states are controlled by, क्या accounts of the state are controlled by governor, chief minister, state finance commissioner या फिर none of these. तो देखो ऊपर भी हमने देखा कि अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट्स को कौन एग्जामिन करता है? कैग, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए करेक्ट जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैग जो है who is the supreme audit authority of the country and audits the accounts of the union and state governments. CAG is responsible for compiling the accounts of all state as per section 1 इतना इतना इतना, है ना। चाहो तो आप पढ़ सकते हो, बट जनरली क्या आइडिया होना चाहिए, इतना फैक्चुअल जरूरी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। द रिपोर्ट विल बी रिकमेंडेटरी इन नेचर, ठीक है। अपॉइंटमेंट वाज अप्रूव बाय पार्लियामेंट अपॉइंटमेंट अप्रूव करेगा इसका? ना ना, ये तो गड़बड़ लग रहा है, रुक जाओ। अगला है कि इट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय चीफ जस्टिस M.N. वेंकटचलैया, है ना, माफ कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती हो तो, ठीक है। ये मतलब कि उस टाइम का है, हो सकते हैं। अगला, इट विल फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री, नहीं, है ना, सोशियो इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द कंट्री में कहाँ पे क्या है? कमीशन है ना, तो कब से फोकस करने लगा? तो ये तो हुआ नहीं। बचा कौन सा? पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा होना चाहिए, ऑप्शन बी, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। पहला करेक्ट है, हाँ, दूसरा गलत है। नेशनल कमीशन फॉर रिवाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब? 2000 में, ठीक है। तीसरा बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही फैक्चुअल था। चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि प्राइमरी टास्क ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग द कॉन्स्टिट्यूशन was to examine its provision and propose necessary amendments. The Commission's scope did not specifically include addressing the socio-economic needs of the countries. Okay. Next question है आपके सामने. The Chief Election Commission can be removed from office by, मैंने बताया ऊपर क्या प्रेसिडेंट साहब करते हैं, बट जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के हाई जज होते हैं तो उसमें पार्लियामेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। Both houses of parliament by 2/3 majority in each case. The same procedure applied in the case of removal of Supreme Court judges, बिल्कुल। The President of India in consultation with Chief Justice, नहीं। President on advice of Council, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव, आपको पता है 1 चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हमारे यहाँ पे, फ्रॉम ऑफिस बाय द सेम प्रोसीजर विच अप्लाई इन द केस ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। इसका मतलब ये हुआ कि चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, एंड ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन अ मोशन, जब एक मोशन पास किया जाएगा बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है। और ऑप्शन 1 में क्या था? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजॉरिटी इन ईच हाउस, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन सेम प्रोसीजर जैसा होता है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट में वैसा ही, तो ये तो दोनों हो सकता है ना। तो बाय प्रेसिडेंट, अगर इसमें ये होता बाय प्रेसिडेंट एंड व्हेन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजॉरिटी, तब बोलते कि हाँ ठीक है, करेक्ट है, ओके। इसलिए ऑप्शन बी की तरफ हम ज्यादा जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डेफिनेशन ऑफ टर्म माइनॉरिटी इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम सही बात है। माइनॉरिटी कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर हम माइनॉरिटी कमीशन की बात करा जाए तो ये एक से आता है जिसका नाम है माइनॉरिटी एक्ट ऑफ 1992, है ना। और माइनॉरिटी कहीं पे भी डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा भी सही, और एक करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन विल बी बी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है 4 ऑप्शन में से? इट वॉज सेटअप टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, बिल्कुल सही है। इट इज अ फुल टाइम चेयरमैन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं और हर 5 साल में जब भी सरकार बदलती है, पीएम बदलते हैं, तो इसके चेयरमैन भी बदलते हैं, इसलिए फुल टाइम मेंबर तो नहीं होते, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। इट वाज सेटअप इन जनवरी 2015, बिल्कुल सही है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एकदम सही है, यही मेन पर्पज है इस आयोग का। तो हमसे क्या पूछा था? नॉट करेक्ट, तो हमारा नॉट करेक्ट मिल गया ऑप्शन बी,
ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। assertion है कि द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन टू सम एक्सटेंट। बिल्कुल, क्यों प्रोपोर्शनल, नाम से ही आपको लग रहा है कि प्रोपोर्शन में होगा नंबर ऑफ सीट्स। रीजन है कि द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इनेबल ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू ऑल टाइप ऑफ ग्रुप्स बेस्ड ऑन एथनिसिटी, जेंडर, इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजी। एकदम सही है, और रीजन भी सही है, assertion भी सही है, और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ए। ओके, वही सारी चीजें हैं, है ना, जेनरिक क्वेश्चन है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एज एन इलेक्टोरल मैकेनिज्म इंश्योर। क्या इंश्योर करता है? अभी ऊपर हमने देखा, क्या मेजोरिटी रूल? नहीं। स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट? बिल्कुल नहीं। कॉमन पॉलिटिकल थिंकर? एकदम नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज? एकदम सही जवाब है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, हो गया, इतना ही था क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। होपफुली आपको पिछला लेक्चर, ये लेक्चर और सारे लेक्चर इस पूरे सीरीज में जितने भी आए, एक एक लेक्चर क्लियर होंगे, कहीं पे कोई भी डाउट, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर है तो टेंशन नॉट, फिकर नॉट। क्यों? क्योंकि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि लास्ट में कुछ लाइन्स रहती है, तो आज के लिए है कि क्राई, फॉरगिव, लर्न, मूव ऑन, लेट योर टीयर्स वाटर द सीड्स ऑफ योर फ्यूचर हैप्पीनेस। देखो कितनी बड़ी बात है कि आप भले ही रो, भूल जाओ, है ना, कुछ भी करो, लेकिन वो जो आपके आंसू है ना, उसको इस तरीके से रखो कि वो आपके फ्यूचर के खुशी के क्या बने, सीड्स को पानी दे। होपफुली इस पावरफुल लाइन का मतलब समझ गए। तो इसी शब्दों के साथ इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने अपने आंसुओं से अपने फ्यूचर हैप्पीनेस को सींचते रहिए।